अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर का, उसका नाम है एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स होते क्या हैं? अगर आपको याद हो तो कल हमने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के स्टेप पढ़े थे, उसमें हमने एक स्टेप एल्गोरिथम के बारे में भी पढ़ा था, ड्रा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स। आपको याद होगा उसके बारे में। मैंने आपको कहा था इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही मैंने आपको एक छोटी सी उसकी डेफिनेशन भी बताई थी। आज हम उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन ये थी कि ये सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, या इंस्ट्रक्शंस भी इनको बोल सकते हैं, जिसको अगर हम फॉलो करें तो एक छोटा सा कोई भी टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये एल्गोरिथम्स हम पेपर के ऊपर लिखते हैं, इनको हम कंप्यूटर पे सॉल्व नहीं करते। अभी फ़िलहाल उसको कंप्यूटर पे सॉल्व नहीं करते, उसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले एल्गोरिथम की आपको मैंने डेफिनेशन बताई, इसके साथ मैंने एक और आपको चीज़ बताई थी जिसका प्रोसेस का नाम था डिस्क चेकिंग। उस डिस्क चेकिंग में क्या था? ये था कि हम तमाम स्टेप्स को एक पेपर के ऊपर नोट डाउन करते हैं अपनी प्रॉब्लम के हवाले से, और उसके बाद हम उसको टेस्ट डेटा देते हैं। ठीक है, टेस्ट डेटा देते हैं और उसकी बेस पे हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड रिज़ल्ट देगा। अगर हमारे पास वो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं आता तो हम अपने एल्गोरिथम के स्टेप्स को दोबारा से चेक करते हैं, और चेक करने के बाद हम उसमें करेक्शन करते हैं, और करेक्शन करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट के लिए उसको दोबारा से टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा सा रिकैप जो हमने पिछले पढ़ा था। अब बात यहाँ पे ये आती है कि एल्गोरिथम दिखता कैसा है और इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जब भी हमने एल्गोरिथम पे काम करना होता है तो उसकी कोई स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं। उस स्ट्रेटेजी के अंदर हमारे पास 3 फेजेस होते हैं, और हर फेज़ में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट फेज़ जो हमारे पास एल्गोरिथम का आता है वो है इन्वेस्टिगेशन। इस फर्स्ट फेज़ के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें हमने मेजर जो ऑपरेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि हमारे एक प्रॉब्लम के अंदर होने होते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसमें प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमने किस प्रोसेस को लेकर आगे चलना है। हम रिपीटेशंस को चेक करते हैं कि हमारे एक प्रोग्राम के अंदर कितनी चीज़ें रिपीट होंगी। हम वेरिएबल्स के बारे में चेक करते हैं कि इसमें हमारे कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे और कहाँ पे किस तरह से हम उसको लेकर चलेंगे। ये था जी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें हमने मेजर चीज़ें जो उनसे आइडेंटिफाई कर ली हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड फेज़ हमारे पास आता है उसका नाम है प्राइमरी एल्गोरिथम। प्राइमरी एल्गोरिथम का मतलब है कि हमारे पास जो हमने बेसिक चीज़ें निकाली हैं उन सब को कंबाइन करके हम एक बेसिक सा एल्गोरिथम बना लें। अब ये बेसिक सा एल्गोरिथम क्या हो सकता है, इसकी एग्जांपल हम ज़रा रियल लाइफ से देख के चलेंगे, और इसके अलावा हम कंप्यूटर से भी इसकी एग्जांपल को लेके चलेंगे। लेकिन बस फिलहाल इतना देखें कि हमने यहाँ पर एक बेसिक सा एल्गोरिथम बना लेना है। ठीक है, उसके बाद जो इसका सेकंड स्टेप आता है हमारे पास, उसमें हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट हमने बेसिक एल्गोरिथम बनाया है उसको गो थ्रू किया जाए। जब हम उसको गो थ्रू करेंगे तो उसमें हमें अगर कोई मिस्टेक्स नज़र आती हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है, थर्ड फेज़ आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग द एल्गोरिथम। रिफाइनिंग का आपको मतलब पता है कि करेक्शन करना, बेहतर करना। तो हमें जो एल्गोरिथम बनाया है बेसिक सा, हम उसको अगेन एक दफ़ा रीचेक करेंगे, और उसमें अगर कोई करेक्शन होने वाली होगी, इम्प्रूवमेंट होने वाली होगी, तो वो हम उसको करेंगे और उसको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है जी, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है इसी फेज़ के अंदर, वो ये है कि हमने ग्रुप बना देने हैं उन प्रोसेसेस के जिसको हमने फॉलो करना है अपने एल्गोरिथम के अंदर। इसी के अलावा हमने उन वेरिएबल्स का भी ग्रुप बना देना है जो कि हमारे पास एल्गोरिथम के अंदर इस्तेमाल होंगे, और इसके अलावा हमने अपने रिपीटेशंस का भी ग्रुप बना देना है जो कि हमारे एल्गोरिथम के अंदर इस्तेमाल होंगे। तो ये थी हमारे पास एक 3 स्टेप की स्ट्रेटेजी, जिसको फॉलो करके हम एक एल्गोरिथम को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं रियल लाइफ से। तो रियल लाइफ एग्जांपल आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है कि आपको केक बनाने के लिए एल्गोरिथम लिखना है।
ठीक है जी। अब इस केक बनाने के लिए आपको क्या कुछ रिक्वायर्ड है, आपको तो सबसे पहले टेम्परेचर का पता होना चाहिए, किस टेम्परेचर के ऊपर हमने केक को बनाना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इंग्रेडिएंट्स का, कि इंग्रेडिएंट्स कौन से हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपको उसको एक शेप देनी होती है, शेप देने के लिए किस तरह का कंटेनर आप इस्तेमाल करेंगे और कितने कंटेनर्स का आप इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद फाइनल स्टेप हमारे पास आता है बेक करने का। ठीक है, आप इन तमाम स्टेप्स को एक पेज के ऊपर लिख लेते हैं और ये आपका एक बेसिक सा एल्गोरिथम बन गया। अगर हम अपने सेकंड फेज पे जाएं तो सेकंड फेज में हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर इसमें कहीं पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो हम करेंगे। ठीक है जी। अब वो इम्प्रूवमेंट किस तरह से हो सकती है, हम ये देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स किस क्वांटिटी में इस्तेमाल किए जाएंगे और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का हम इस्तेमाल करेंगे, कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे, शुगर कितनी डालेंगे एंड वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। तो थर्ड फेज़ के अंदर भी हमने यही चीज़ों को लेकर चलना है। अब हम क्या करेंगे, उनको ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने का मतलब है हम उनको मिक्स करेंगे, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया डिफरेंट क्वांटिटीज़ के अंदर और उसके बाद हमने उसको एक प्रोसेस के ज़रिए एक बाउल के अंदर रख दिया। वहाँ पे हमने उसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमने कंटेनर में डाला, कंटेनर में डालने के बाद हमने उसको ओवन में रख दिया। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा बेसिक सा केक बनाने का एल्गोरिथम। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर की दुनिया में से अगर एल्गोरिथम देखें तो कैसा वो दिखेगा। आपकी बुक के अंदर एग्जांपल है, दो एल्गोरिथम्स उन्होंने दिए हुए हैं आपको। एक है कि आपको फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है और सेकंड है आपको फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का। नेचुरल नंबर्स का आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आप ज़रा अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखें। अभी आपको जो एल्गोरिथम नज़र आएगा हम इसको ज़रा डिटेल में इसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स का हम इस्तेमाल करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं इसके बारे में परेशान नहीं होना, हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस इतना याद रखें कि कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये है कि दो जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास उसमें ज़ीरो वैल्यू हमने ऐड कर दी, यानी उसमें कोई वैल्यू इसमें नहीं है। उसके बाद हमने एक डू वाइल लूप का इस्तेमाल किया। अब ये डू वाइल लूप क्या होता है इसके बारे में परेशान ना हो, ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो लूप्स होते हैं ये रिपीटिशन का काम करते हैं, एक चीज़ को रिपीट करते हैं बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी कंडीशन के बेस के ऊपर चीज़ों को रिपीट करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो n = n < 50 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर n के अंदर जो वैल्यू है 50 से लेस है और इक्वल टू है तो वो हमारे पास आ जाएगा कंडीशन के अंदर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो है सम = सम प्लस n। अब ये स्टेटमेंट है हमारे पास। ये स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, उसमें ये हो रहा है तो सम = सम प्लस n लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब है जो सम में जो वैल्यू है और जो n में वैल्यू उनको प्लस करें, उसका जो भी आउटपुट आएगा उसको दोबारा से सम वेरिएबल के अंदर ऐड कर दे। और नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है n = n + 1। ये असल में n में जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करने के लिए है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी n में क्या वैल्यू है 0, आगे लिखा हुआ है 0 + 1, आंसर आएगा 1 और उस 1 को हम दोबारा से n के अंदर स्टोर कर देंगे। स्टोर करने के बाद जब दोबारा से ये स्टेटमेंट चलेगी तो n में इस वक्त 0 नहीं 1 पड़ा हुआ है, तो 1 में मज़ीद 1 ऐड होगा तो वो 2 हो जाएगा। एंड अगेन 2 को दोबारा से n में स्टोर कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस दोबारा से चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक हमारे पास n 50 नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंड डू। एंड डू स्टेटमेंट असल में ये काम करती है कि इसने लूप को ख़त्म कर देना है। जब हमारी कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसने लूप को ख़त्म कर देना है और हमारे पास आउटपुट को ले आएगा। ठीक है जी। सेकंड एग्जांपल जो हमारे पास आती है वो है, उसमें हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है किसी भी नंबर का। उसके लिए हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे और उस इनपुट वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे और उसके बाद हम उसको किसी लूप के ज़रिए से रिपीट करवाएंगे। ठीक है, फैक्टोरियल निकालने का फार्मूला आपको पता है कि किसी भी नंबर का जो भी फैक्टोरियल आपने निकालना है उसको बैकवर्ड मल्टीप्लाई करवाना है आपने।
मतलब 5 का अगर हमने फैक्टोरियल निकालना है तो 5 का फैक्टोरियल होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 5, तो उसका फिर आपका फैक्टोरियल निकल आएगा। तो यही काम हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए करना है। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक फैक्ट के नाम से और एक एन के नाम से है। फैक्ट में हमारे पास वैल्यू हमने 1 ऐड करवा दी और एन के अंदर भी वैल्यू हमने 1 ऐड करवा दी। ये क्यों करवाई है अभी हम इसको देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आती है प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यूज़र को मैसेज के लिए कन्वे करती है। ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैसेज लिखा आता है इस प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए से, और वो मैसेज होगा जो हम टाइप करवाना चाहते हैं, जो हम दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एंटर अ नंबर, तो आपको कंप्यूटर जो सा हमसे पूछेगा कोई नंबर एंटर करें, तो नंबर एंटर करवाने के लिए या उसको स्टोर करवाने के लिए कोई वेरिएबल भी हमें चाहिए, तो उसके लिए इनपुट नंबर की हम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो नम जो है वो हमारे पास एक वेरिएबल है और इनपुट जो है वो हमारे पास एक स्टेटमेंट है। तो यूज़र जो भी वैल्यू ऐड करेगा उस नंबर स्टेटमेंट के अंदर या इस नंबर वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास फॉर लूप, ये भी एक डू वाइल लूप की तरह ही है, रिपीट करता है चीज़ों को बार बार और तब तक रिपीट करता है जब तक हम करवाना चाहते हैं। उसकी कंडीशन दी हुई है n = 1 टू नम, यानी 1 से स्टार्ट होगा और तब तक चलेगा जब तक यूज़र ने कहा है। ठीक है, अगर यूज़र ने 5 ऐड किया था नम वेरिएबल के अंदर तो यहाँ पे वो 1 to 5 तक लूप चलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है फैक्ट = फैक्ट इंटू n, यानी कि फैक्ट में क्या पड़ा था हमारे पास 1, उसको n से मल्टीप्लाई करवाते जो बार बार। ठीक है, और n हम आगे इंक्रीमेंट करवा रहे हैं नेक्स्ट n करके। हमने पिछले लूप में देखा था वहाँ पे हमने n = n+ किया था, वो भी एक तरीका है इंक्रीमेंट करवाने का। ये एक तरीका और है फॉर लूप के अंदर हम नेक्स्ट n इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट n जो है वो n को ऑटोमेटिकली एक डिजिट इंक्रीज कर देगा। तो इसी तरह ये लूप बार बार चलेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक n की कीमत वो नहीं हो जाती या उसकी वैल्यू वो नहीं हो जाती जो यूज़र ने ऐड की थी, और उसके बाद हम उसको प्रिंट करवा देंगे और हमारे पास उसका आउटपुट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास आज का एल्गोरिथम का टॉपिक। होप सो आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में अगेन मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।